साउथ पोल को छू पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह है वो लंबी लिस्ट उन लोगों की जो एंटार्क्टिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार अपने कदम रखने के लिए निकले थे, बट इस सफर के बीच में ही इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिशें की, बट कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया, और जो ज्यादा करीब चले भी गए तो जैसे उस लिस्ट में हमने देखा, वो इस सफर के बीच में ही गायब हो गए। इंटरेस्टिंगली, पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ पोल पर ठहरा हुआ यह सफेद रेगिस्तान एंटार्क्टिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजरों में आया। मतलब जस्ट इमेजिन, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे तभी भी दुनिया ने एंटार्क्टिका को देखा तक नहीं था। दुनिया के इतिहास की किताब में एंटार्क्टिका वो आखिरी पन्ना है जो अंत तक किसी ने पलटा ही नहीं था। नॉर्मल एरोप्लेन्स को तो एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजरना अलाउड भी नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता था। यही हाल शिप्स और क्रूजेस का भी होता था। बट गौर करने वाली बात तो यह है कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट दुनिया के दूसरे कोने में, आर्कटिक या नॉर्थ पोल में, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया, अलास्का एटसेट्रा के हिस्सों को मिलाकर वहां पर आज भी करीब 4 मिलियन लोग रहते हैं। बढ़िया, एंटार्क्टिका में कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। इनफैक्ट पूरे लैंड एरिया पर तो जानवर तक नहीं रहते। ये इतनी मोटी चर्बी और खाल वाला पोलर बेयर तक एंटार्क्टिका में सरवाइव नहीं हो पाया। यहां पर आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स रहते हैं, और वो भी मोस्टली सी शोर के ही आसपास घूमते हैं। और सिर्फ यहां पर आज कुछ साइंटिस्ट के बेसिस है, क्योंकि कहा जाता है इस जमीन पर सिर्फ 2 चीजें हैं, साइलेंस और सवाल। सवाल जो हमेशा उठते हैं, पर जवाब हमेशा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाते हैं। जैसे ये जगह इतनी ठंडी कैसे है, जब कभी यहां पर एक घना जंगल हुआ करता था, या फिर नासा वाले यहां पर बार बार क्या ढूंढने आते हैं। और सबसे बड़ा, अगर सिर्फ ये एक बर्फीली जगह है तो यहां पर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यूएफओ साइटिंग्स की हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा ना इस रीजन पर अपनी नजरें डालना। 2024 की एक लेटेस्ट खबर में यह पाया गया कि एंटार्क्टिका के इस बड़े से लैंड मास के नीचे 511 बिलियन बैरल ऑयल छुपा हुआ है, जो कि मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। लेकिन फिर भी इस खबर के बाद भी पावरफुल देश इस पर उस तरह से टूट क्यों नहीं पड़े जिस तरह से मिडिल ईस्ट पर टूट पड़े थे? आखिर क्यों? एंटार्क्टिका में स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे दुनिया का सबसे डेडलीस्ट लैंड बनाती है? क्यों इतने सारे लोगों ने इसके सेंटर तक पहुंचने में अपनी जानें गंवा दी? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के आखिरी पन्ने को पलटकर इस ठंडे कब्र के नीचे दबे सारे राजों का ताला तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट वर्ल्ड में आखिर क्या छुपा है। आज से 2000 सालों पहले एरिस्टोटल और टॉलेमी जैसे फिलोसोफर्स ने पृथ्वी के एक्सट्रीम साउथ पर एक बड़े से जमीन के होने को पहले से ही इमेजिन कर लिया था, क्योंकि कोई तो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होना ही पड़ेगा ऊपर नॉर्थ में आइलैंड्स को बैलेंस करने के लिए। यह मिस्टीरियस जमीन जो सभी के इमेजिनेशन का विषय थी, को लैटिन नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, यानी कि द अननोन सदर्न लैंड। अब 1520 में एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन बहुत नीचे साउथ अमेरिका के टिप तक पहुंच गए थे और उन्हें एक पैसेज दिखाई दिया जिसके पार उन्हें बहुत से आइसबर्ग्स दिखे। बट जैसे आप देख सकते हो, वो फिर भी एंटार्क्टिका से काफी दूर ही थे। और फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक थोड़ा और आगे जाकर वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस कर दिया। वो एंटार्क्टिका के बहुत करीब तक जरूर पहुंचे, बट कभी एंटार्क्टिका की जमीन को देख ही नहीं पाए। उन्हें दूर दूर तक बस सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे, और इसीलिए वो वहां से वापस आ गए। और फिर जाकर 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलेब वॉन बेलिंगशॉसन के जरिए दुनिया को पहली बार यह पता चला कि साउथ में दूर से दिखती बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर
छुपकर एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है। यह कॉन्टिनेंट समुद्री सतह से 2500 मीटर ऊपर पहाड़ जैसे चट्टानों के ऊपर बसा था। इसीलिए जेम्स कुक से भी यह मिस हो गया। इवन आज तक एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, बट इतने ऊंचे चट्टानों के ऊपर चढ़ा कैसे जाए? अरे उससे पहले तो अपने शिप को ही लैंड कहां पर किया जाए, क्योंकि बीच जैसा एक सेफ हार्बर तो यहां पर था नहीं। हर जगह बस सिर्फ बर्फ के मोटे मोटे ग्लेशियर्स यानी कि पत्थर ही थे। इसके अलावा जमा देने वाली तेज हवाएं, ऊंची लहरें, पलक झपकाते ही बिगड़ता मौसम और माइनस की ठंड, इन सारी हालातों ने ऐसा दाव खेला कि फेबियन को तुरंत यू टर्न मारकर वापस से लौट आना पड़ा। फेबियन के फिर 50 से 60 सालों बाद तक खोज में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर्स और कैप्टन्स अपनी शिप लेकर वहां पर जाने की कोशिश करते तो या तो समुद्र के तूफानों से या तो जमा देने वाली ठंड और भूख का शिकार होकर वो वापस लौट आते। इस तस्वीर को जरा देखना। ये तस्वीर 1904 में ली गई थी, जिसमें ये 3 लोग एंटार्क्टिक एक्सप्लोरर्स हैं, कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट, शैकल्टन और विल्सन। ये तस्वीर इन्होंने अपने 3 साल लंबे एंटार्क्टिक मिशन से वापस लौटने के बाद ली थी, जिस मिशन में ये फेल हो गए थे। तस्वीर ठीक से बयान नहीं कर पा रही है जितनी बुरी इनकी हालत हो गई थी। पूरे चेहरे और शरीर पर घाव, कट्स, बर्न्स और स्वेलिंग हो गया था। होठ हमेशा के लिए काले हो गए थे। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली की ठंड में हमारे होठ फटने लगते हैं, हमें फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगता है। हम दिल्ली की सर्दियों को ड्राई और कोल्ड बोलते हैं, जबकि दिल्ली का तापमान तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ह्यूमिडिटी यहां पर फिर भी 30% रहती है। वहीं एंटार्क्टिका में ठंड -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और पता है ये कितना ड्राई है? वेल, यहां पर ह्यूमिडिटी 0.03% तक डिप होती है और एवरेज 1% से भी कम रहती है। साउथ पोल ऐसी कड़ी परीक्षा लेता था इन सेलर्स की जिसके लिए कोई तैयार ही नहीं रहता। इनफैक्ट स्कॉट के केस में तो हालत इतने डेस्परेट हो गए थे कि जिंदा रहने के लिए शिप पर क्रू मेंबर्स को अपने ही स्लेज डॉग्स को खाना पड़ गया था। बट इस फेलियर ने स्कॉट को डीमोटिवेट नहीं किया। एंटार्क्टिका की मिस्ट्री मानो उन्हें अपनी तरफ इस तरफ फुसला रही थी कि इस मिशन के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब तो किसी भी हालत में एंटार्क्टिका की जमीन पर वो कदम रखकर ही मानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एंटार्क्टिका के एकदम सेंटर में साउथ पोल पर भी अपने देश का फ्लैग लहरा कर आएंगे। और यही हासिल करना उनके जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस बन गया। फाइनली साल 1911 में लगातार 1 साल की लंबी यात्रा के बाद रॉबर्ट स्कॉट अपने 4 क्रू मेंबर्स के साथ एंटार्क्टिका पहुंच ही गए। और वहां से फिर साहस बढ़ाकर एक्सट्रीम तूफान और ब्लिजर्ड्स का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार साउथ पोल की जमीन पर अपने पांव को रखा। यह एक ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला था। स्कॉट के जिंदगी भर का सपना वहां पर सबसे पहले पहुंचने का सच होने वाला था। बट जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा कि ऑलरेडी एक नॉर्वेगियन फ्लैग वहां पर गड़ा हुआ था। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, आई वांट टू क्विकली थैंक आवर टुडेज स्पॉन्सर उडू। किसी भी कंपनी या बिजनेस के फेल होने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेसेस। पर आज के समय में टेक्नोलॉजी ने अकाउंटिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है। मीट उडूज अकाउंटिंग ऐप। उडू एक स्मार्ट और ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सेल्स, वेबसाइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जैसे कई एप्लीकेशंस को ऑफर करता है बिजनेस के डेली ऑपरेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए। और हमने उडू का अकाउंटिंग ऐप यूज किया एब्सोल्युटली फ्री में। यस, याद है ना, उडू पर फर्स्ट ऐप इज ऑलवेज फ्री विद लाइफ टाइम फ्री कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। और अगर आपको और ऐप्स चाहिए तो सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। उडू के अकाउंटिंग ऐप के कई सारे अमेजिंग फीचर्स ओल्ड फैशन तौर तरीकों को पीछे छोड़ के न्यू डिजिटल अकाउंटिंग का सबसे एफिशिएंट और इजी वे आउट है। अब जैसे अकाउंट पेबल्स की बात करें तो पहले हम परचेस बिल्स मैनुअली एंटर करते थे, लेकिन अब उडू ने इसे एआई और ओसीआर से सिंप्लीफाई कर दिया है। बस पीडीएफ अपलोड करो और डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगे। जेसन अपलोड भी कर सकते हो और टीडीएस अप्लाई करना भी सुपर इजी हो गया। अकाउंट रिसीवेबल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्यू क्लिक्स करो उडू से, इनवॉइस क्रिएट करो, टाइमली पेमेंट्स कलेक्ट करो। कस्टमर्स को उधार दिया है, कोई टेंशन नहीं, सिस्टम ऑटो फॉलो अप्स ले लेगा विया ईमेल एंड व्हाट्सएप। इसमें एजिंग पेएबल्स और एजिंग रिसीवेबल रिपोर्ट्स भी एक ही जगह पर आप ट्रैक कर सकते हो।
गवर्नमेंट कंप्लायंसेस भी अब इजी और ऑटोमेटेड है। इनवॉइस, ई-वे बिल, टीडीएस, टीसीएस, ऑडिट ट्रेल, जीएसटी, ई फाइलिंग, सब कुछ डायरेक्ट उडू से मैनेज होता है। इनवॉइस कंफर्म करते ही तुरंत ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है और ई-वे बिल भी कुछ क्लिक्स में ही रेडी। टैक्स रिपोर्टिंग भी सिंप्लीफाइड हो गया। GSTR1 रिपोर्टिंग एक क्लिक में गवर्नमेंट को सेंड कर सकते हो। GSTR2 भी रिकंसिलिएशन, जो पहले घंटों का काम होता था, अब उडू कुछ मिनट्स में ही हैंडल कर लेता है। और रियल टाइम डैशबोर्ड से इनवॉइसेस, पेमेंट्स, बैंक बैलेंस, रिकंसिलिएशन सब एक ही जगह पर ट्रैक हो जाता है। तो अब मैनुअल अकाउंटिंग छोड़ो और ट्राई करो उडू का अकाउंटिंग ऐप फ्री में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे मेन टॉपिक पर। नॉर्वे के एक एक्सपीरियंस पोलर एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन और उनकी टीम ने बेहतर प्लानिंग और प्रिपरेशन से बस 1 महीने पहले ही साउथ पोल तक का पूरा सफर तय कर लिया था। रोल्ड एमंडसन ने रॉबर्ट स्कॉट को हरा दिया था और वो पहले इंसान बने जिन्होंने साउथ पोल को टच किया। और उसके बाद जो घटना घटी, उसने वापस से एंटार्क्टिका के असली रंग दुनिया के सामने ला दिए। निराशा में थके और हारे रॉबर्ट स्कॉट और उनकी टीम जब अपने जहाज से वापस आ रहे थे, तो बर्फ के एक बड़े से तूफान में फंसकर उनकी पूरी टीम ने एक एक करके वहीं पर अपने दम तोड़ दिए। और मैंने आपको शुरुआत में जो लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट में भी रॉबर्ट स्कॉट के इस मिशन टेरा नोवा एक्सपीडिशन का जिक्र है, जिसमें वो सारे एक्सप्लोरर्स बर्फ में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि जितना मुश्किल अंटार्कटिका पर लैंड करना है, उससे भी कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है वहां पर बस कुछ ही दिनों के लिए सरवाइव करना। बीबीसी ने अपने 2020 में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में एंटार्क्टिका को एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड बुलाया, क्योंकि रॉबर्ट स्कॉट की बॉडी तो उन कई अनफिनिश्ड और फेल्ड एक्सपेडिशंस वाले सेलर्स की बॉडीज के ढेर में बस एक ही बॉडी है। आज भी कई बॉडीज एंटार्क्टिका के क्रिवेसेस और ग्लेशियर्स में धंस चुकी है, जो कभी लोगों को मिली तक नहीं, और ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। अब अगर आप इन केसेस पर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो आपको इन डेथ्स में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे एक्सप्लोरर्स का तूफान या ब्लिजर्ड्स में भटक जाना, स्टारवेशन यानी भूख से मर जाना, जहाज का टूट जाना, बर्फ में धंस जाना, ये सारी घटनाएं बार बार रिपीट हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए ना हमें एंटार्क्टिका की यूनिक ज्योग्राफी और कायदे कानूनों को समझना होगा, जो इसे नॉर्थ पोल से भी अलग बनाती है। देखो, सबसे पहले तो ना साउथ पोल पर बर्फ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। पूरे दुनिया का 90% बर्फ, आई रिपीट, दुनिया का 90% बर्फ एंटार्क्टिका में है। इनफैक्ट दुनिया का 70% फ्रेश वाटर भी एंटार्क्टिका के ही बर्फ में जमा हुआ है। और इसीलिए एंटार्क्टिका का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक लो हो जाता है, जबकि आर्कटिक का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक ही जाता है। इसी वजह से आपको भले ही नॉर्थ पोल में लैंड मैमल्स जैसे आर्कटिक वुल्व्स, फॉक्सेस, रेनडियर्स, ऑक्सेस, पोलर बेयर्स और यहां तक कि रैबिट्स और शीप्स भी मिल जाएंगे, बट साउथ पोल पर इनमें से कोई भी नहीं है। दूसरी यूनिक बात यह है कि जो हमने बार बार बर्फीले तूफानों के बारे में सुना है ना, यहां पर ऐसे तूफान देखने को मिलते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। इसे देखना, ये एक नॉर्मल सा हरिकेन यानी कि तूफान है। ऐसे तूफान जो भारी तबाही लाते हैं, इनमें विंड स्पीड्स बस सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर पर आ रही होती है। एंटार्क्टिका में ऑन दी अदर हैंड तो बड़े आराम से 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है। सो आखिर एंटार्क्टिका में इतने तेज विंड्स क्यों चलते हैं? वेल, इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो, पृथ्वी में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको आसमान जमीन से ठंडा ही मिलेगा। जैसे अगर मुंबई शहर में जमीन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं पर आसमान में -40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इससे होता यह है कि नीचे की गर्म हवा ऊपर के एटमॉस्फेयर लेयर्स तक अगेंस्ट ग्रेविटी राइज होती है, जिससे स्लो विंड्स क्रिएट होते हैं। नॉर्मली पृथ्वी में हर जगह ऐसा ही होता है, बट एंटार्क्टिका इकलौता ऐसा अजूबा है जहां पर जमीन ही आसमान से ज्यादा ठंडा है। और क्योंकि इन हवाओं को ग्रेविटी भी नीचे पुश करती है, तो इस वजह से विंड्स नीचे की तरफ भयंकर एक्सेलरेट होते हैं और पूरे एंटार्क्टिका प्लेट्यू में फैलने लगते हैं तूफानी प्रेशर के साथ। और यही रीजन है कि एंटार्क्टिका में ऐसे स्नो ब्लिजर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं और रिसर्चर्स और वर्कर्स को लिटरली रोप लाइन पकड़ के चलना पड़ता है। और तो और क्योंकि ठंडी हवा मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी रिटेन नहीं करती, इसीलिए पूरा कॉन्टिनेंट एक्सट्रीमली ड्राई है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% ह्यूमिडिटी। इसी वजह से एंटार्क्टिका ह्यूमन बॉडीज में से एक झटके में सारा मॉइस्चर चूस लेता है और डिहाइड्रेशन के चलते कुछ ही सेकंड्स में ही एक्सपोज स्किन फ्रॉस्ट बाइट्स पकड़ लेती है।
प्रिकॉशंस नहीं लिया जाए तो अफेक्टेड हिस्सा मिनटों में ही काला पड़ जाएगा और बेजान हो जाएगा, कुछ इस तरह। एक और एक चीज, इस क्लिप को जरा देखना। इसमें आपको दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं, राइट? आसमान भी सफेद, कोहरा भी सफेद और जमीन भी सफेद। इसे वाइट आउट कहते हैं। और ऐसे हालातों में एक ट्रैवलर अपना सारा सेंस ऑफ डायरेक्शन ही खो देता है। राउंड एंड राउंड सिर्फ एक ही जगह पर घूमता चला जाता है। और अगर आपको पता नहीं आप कहां पर जा रहे हो तो आप सीधे बर्फीले कब्र में ही गिर जाओगे। क्योंकि इसे देखना, इसे कहते हैं क्रिवेस। दिखने में ये भले ही एक चपटी सी दरार लग रही होगी, बट इनकी गहराई होती है ऑन एन एवरेज 65 से 100 फीट। यानी गलती से भी अगर पांव यहां पर रख दिया तो सीधे 100 फीट नीचे अंदर बर्फ की कब्र में। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि अंटार्कटिका में ऐसे क्रिवेसेस भरे पड़े हैं और कईयों को तो आप अपने कदम रखने से पहले देखकर पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऊपर से बर्फ के लेयर से ढके होते हैं। यही क्रिवेसेस भी एक बहुत ही बड़ी वजह है कि बहुत से एक्सप्लोरर्स जो अंटार्कटिका से वापस नहीं लौटे, उन्हें हम कभी भी ढूंढ ही नहीं पाए। वो जैसे मानो गायब ही हो गए। अब जितना मुश्किल इंसानों के लिए यहां पर नेविगेट करना है, उतना ही मुश्किल और रिस्की एरोप्लेन्स के लिए भी है। कमर्शियल फ्लाइट्स तो अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ना तक अवॉइड करते हैं और सिर्फ वही फ्लाइट्स यहां पर आते हैं जो रिसर्चर्स और एक्सपेरिमेंटर्स को यहां पर शटल कर रहे हो या उन तक गुड्स पहुंचा रहे हो। घना कोहरा, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से टर्बुलेंस, क्योंकि ये पोल्स के करीब है इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस की वजह से नेविगेशन बिगड़ना, सेफ्टी लैंडिंग के लिए कोई भी स्टेशन यहां पर नहीं होना, यहां तक कि रिफ्यूलिंग स्टेशन का भी यहां पर ना होना, कुछ मेजर रीजंस है एयरलाइन कंपनीज को यहां से गुजरना रिस्की लगता है। बट अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर अंटार्कटिका इतना खतरनाक है तो फिर आज इतने सारे लोग वहां पर आराम से घूमकर कैसे आ जा रहे हैं, मस्त व्लॉग्स बना रहे हैं। कितने सारे तो क्रूजेस अंटार्कटिका एक्सपेडिशन के लिए जाते रहते हैं। वेल, अगर आप ईयर 1990s में देखोगे ना तो अंटार्कटिका में सिर्फ हर साल लगभग 5000 टूरिस्ट ही जाया करते थे। आज ये नंबर बढ़कर पता है कितना हो गया है? 1 लाख। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नेविगेशन, इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को। बट इवन ये सब के बाद भी अंटार्कटिका घूमने का विंडो आज भी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने का ही है, नवंबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि इसी दौरान -15 से -20 डिग्री सेल्सियस के साथ अंटार्कटिका थोड़ा बहुत जीने लायक हो जाता है। मतलब इसी दौरान अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन से बाहर निकलोगे तो आपका चेहरा फ्रॉस्ट बाइट नहीं पकड़ लेगा या आंखें ही जम नहीं जाएगी, क्योंकि इन दिनों पूरे 24 घंटे दिन ही होता है, रात होती ही नहीं है। एक्चुअली में अंटार्कटिका का डे एंड नाइट साइकिल और सीजन्स का साइकिल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एकदम पोल्स पर लोकेटेड है, इसीलिए यहां पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि हमारा अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है और ये जैसे आपको पता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो टिल्टेड होने की वजह से अर्थ के नॉर्थ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज के डायरेक्शन में पॉप आउट होता है और फिर साउथ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज के डायरेक्शन में पॉप आउट होता है। अब जो हिस्सा पॉप आउट होता है वहां पर कंटिन्यूअस डे होता है और समर सीजन भी होता है, और उसका ऑपोजिट साइड क्योंकि सन से दूर है, डार्क शैडो साइड में है, इसीलिए वहां पर पोलर नाइट और विंटर सीजन होता है। टेक्निकली देखा जाए तो बस वो 3 से 4 महीनों को छोड़कर हमारे लिए तो सारे महीने ही अंटार्कटिका में विंटर है, क्योंकि या तो वहां पर एकदम डिम सनसेट जैसे सन रहेगा या फिर टोटल पिच डार्क रहेगा। एंटार्क्टिक विंटर्स में वहां पर इतना डार्क हो जाता है कि अगर आप अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को भी रख दोगे ना तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। टोटल पिच ब्लैक। It's 9 in the morning and it's polar night. So it looks like this all day long, 24/7 for a bit more than 2 months. क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम तो वहां चांद भी नहीं रहता। प्लस सर्दियों में स्पेशली जुलाई और अगस्त के महीनों में यहां पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। कंबाइंड विथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और ब्लिजर्ड्स, कोई इंसान यहां पर कैसे सरवाइव कर पाएगा? वेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एंटार्क्टिक विंटर्स में सिर्फ और सिर्फ गिने चुने कुछ हजार लोग ही रहते हैं और ये सभी के सभी साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ही है। इनके रिसर्च बेसिस इस तरह से शील्डेड और प्रोटेक्टेड रहते हैं और विंटर्स में ये पूरे के पूरे बर्फ में धंस भी जाते हैं, जिनमें से फिर बर्फ को मशीन्स के जरिए खोद कर साफ करना पड़ता है। अब यूएस ने तो आज वहां पर मानना पड़ेगा कमाल ही कर दिया।
उसके मेन एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन को ऐसे बनाया है कि वहां पर इन्हीं काबिल रिसर्चर्स के लिए पूरे साल 24 घंटे एंटार्क्टिका जैसे रिमोट लोकेशन में खाना पीना अवेलेबल करवा दिया है। ये देखो, ये है वो रिसर्च स्टेशन और एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा टाउन, यूएस का मैकमुर्डो रिसर्च स्टेशन। और यहां पर हर समर में 500 से 1000 लोग काम करते हैं। यहां पर एटीएम्स मौजूद है, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी, कन्वीनियंस के लिए स्टोर्स, रिसर्च लैब्स, कंफर्टेबल रूम्स, जिम्स एटसेट्रा। इसी स्टेशन में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की इकलौती वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी है, जहां पर वो पूरे टाउन का कचरा फिल्टर और प्रोसेस करके रिसाइकल करते हैं। अब ये करना एक तरह से मजबूरी ही समझो, क्योंकि यूएस के सप्लाईज मैकमुर्डो पर बस सिर्फ साल में एक ही बार आते हैं, जिसमें पेरिशेबल आइटम्स जैसे साल भर का राशन और मीट एक ही साथ सप्लाई होता है। मतलब अगर 1000 लोगों को पूरे साल खाना खिलाना है तो सोचो कितना बड़ा वेयरहाउस भर के रखना पड़ता होगा। कुछ वेस्ट तो रिसाइकल करके यूज कर लिया जाता है, बट जो वेस्ट रीयूजेबल नहीं है उन सारे वेस्ट को कलेक्ट करके उन्हें यूएस के कार्गो शिप में डंप कर दिया जाता है, जो यूएस जाकर डिस्पोज हो जाता है। क्या तो लिक्विड वेस्ट ग्रे वाटर हुआ तो सीधा ओशन में रिलीज कर देते हैं। इससे एंटार्क्टिक लैंड पोल्यूट नहीं होता। अब ये सब तो चलो बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन आज के जमाने में एक और एक चीज है जो बहुत ही बेसिक हो गई है, इंटरनेट। एंटार्क्टिका के आइसोलेटेड व्हाइट लैंड में क्या यहां पर इंटरनेट अवेलेबल होता होगा क्या? वेल, यहां पर तो अर्थ के कमर्शियल जियो सैटेलाइट्स भी नहीं घूमते। सो हम जैसे इंटरनेट को यूज करते हैं वैसे ही अवेलेबिलिटी यहां पर होती है क्या? वेल, नहीं होती है। दिन में बस 4 से 5 घंटे का ही विंडो मिलता है जब इरिडियम सैटेलाइट्स एंटार्क्टिका के पास से गुजरते हैं। ये सैटेलाइट्स बेसिकली सैटेलाइट कॉलिंग और ईमेल्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो भी लिमिटेड स्पीड पर। So it's not the best speed. We're not talking about streaming Netflix or downloading videos, but it does give a pretty stable internet connection. इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल ईमेल भेजने का कॉस्ट $3 आता है। तो आज यहाँ पर हम जैसे आसानी से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, वो उनके लिए वहां पर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। दे आर टोटली कट ऑफ। इंटरनेट मेजरली सिर्फ साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल करवाया जाता है ताकि वो डेली अपना रिसर्च डेटा सेफली अपलोड कर सके। अब पता है, इतने बड़े टाउन की एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए पावर यानी कि बिजली कहां से आती रहेगी? वेल, यूएस ने कोल्ड वॉर के समय में 1962 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ही यहां पे डाल दिया था, मैकमुर्डो स्टेशन की एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए। बट यहाँ के कोल्ड विंड्स और वेदर की वजह से उसका स्ट्रक्चर डैमेज होने लग गया और न्यूक्लियर लीक्स होने लग गए, और फाइनली हार मानकर 10 साल के ऑपरेशन के बाद उसे शट डाउन कर दिया गया न्यूक्लियर कंटामिनेशन के डर से। सो अभी एंटार्क्टिका पर सारी एनर्जी नीड्स सिर्फ और सिर्फ डीजल सप्लाई से ही पूरी होती है। अब इतनी जोखिमों का सामना करके पूरी दुनिया से कट ऑफ रहकर ये साइंटिस्ट आखिर ऐसा क्या ही रिसर्च कर रहे हैं? वेल, एंटार्क्टिका का अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ रहा है? कैसे मेल्ट होता आइस ग्लोबल सी लेवल को राइज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसका असर फ्यूचर में अर्थ पर क्या होने वाला है? एंटार्क्टिका के यूनिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स कैसे इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाने के लिए इवॉल्व हो पाए? कैसे एंटार्क्टिका 3.5 करोड़ साल पहले एक ग्रीन कॉन्टिनेंट हुआ करता था मगर आज एक व्हाइट कॉन्टिनेंट बन गया है? और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग, एंटार्क्टिका से हम काले अंधेरे यूनिवर्स के असली नेचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में दुनिया ने जो पहली बार ब्लैक होल का पिक्चर देखा था ना, ये एंटार्क्टिका में बसे साउथ पोल टेलीस्कोप के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एंटार्क्टिका एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए पूरे अर्थ में सबसे बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एंटार्क्टिका इस प्लैनेट का सबसे ड्राइएस्ट एरिया है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में स्पेस से आने वाली वेव्स और उनके सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे ऑब्जर्वेशन में नॉइज क्रिएट होता है। पर एंटार्क्टिका में ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ही नहीं होते और एकदम क्लियर व्यू मिलता है। और इसीलिए सभी साइंटिस्ट बड़े सवाल जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, यूनिवर्स कैसे एक छोटे से पॉइंट से निकलकर इतने विशाल स्ट्रक्चर में कैसे बदल गया, दूर स्थित बड़े बड़े सितारे यूनिवर्स के क्या क्या राज छुपा कर बैठे हैं, इनके ऊपर यहां पर बैठ के रिसर्च किया जा रहा है। अब एंटार्क्टिका के रिसर्च बेसिस में ऑन प्रायोरिटी करंटली क्या क्या रिसर्चेस हो रहे हैं, इन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स और हमारे पूरे डिटेल रिसर्च के भी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साइट कर दूंगा। अगर आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना चाहोगे तो आप उन लिंक्स पे जाके कर सकते हो। अच्छा, अब हाल ही में एक रीसेंट 2024 के ही न्यूज में पाया गया था कि एंटार्क्टिका के एक बड़े से लैंडमास के नीचे
500 बिलियन बैरल्स जितना ऑयल छुपा हुआ है, जो कि मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। तो कहीं अनऑफिशियली सभी देशों के साइंटिस्ट इसी के पीछे तो नहीं लगे हैं? क्या सारे पावरफुल कंट्रीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जरिए एंटार्क्टिका के इन रिसोर्सेज को क्लेम करना चाहते हैं और इन टेरिटरीज पर अपना कब्जा जमाने के पीछे तो नहीं है? वेल हाँ, यहाँ पर तेल तो भरपूर है एंटार्क्टिका की ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे, बट ये सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि 1959 की द एंटार्क्टिक ट्रीटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी 1991 लागू होने के बाद इसके तहत सभी नेशंस को स्ट्रिक्ट लॉज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। वेल इसी ट्रीटी के चलते एंटार्क्टिका की जमीन पर कोई भी देश किसी भी तरह की ड्रिलिंग, माइनिंग या कमर्शियल एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो कोई भी देश उन ऑयल रिजर्व्स को छेड़ने की सोच भी नहीं सकता। इसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि 90% आइस जिस कॉन्टिनेंट में है, सारे देश अगर लालची होकर वहां पर माइन करने लग जाए तो आइस पिघलना शुरू कर देगा और ओशन लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिसका अंजाम फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इस इंटरनेशनल एंटार्क्टिक ट्रीटी के कुछ मेजर पॉइंट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंटार्क्टिका पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज करना ही अलाउड है और उन रिसर्च की फाइंडिंग्स को भी पब्लिकली जाहिर किया जाएगा। किसी भी देश की मिलिट्री यहां पर कदम भी नहीं रख सकती और एंटार्क्टिका एक फ्री कॉन्टिनेंट रहेगा जिस पर कोई भी देश अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं कर सकता। और इसी के तहत हम एंटार्क्टिका की बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब करना या डिस्ट्रॉय करने वाली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज एंटार्क्टिका एक एक्सट्रीमली क्लोज्ड और आइसोलेटेड इकोसिस्टम है। इवन टूरिस्ट के लिए यहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स है जिसे कंप्लाई करना जरूरी है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटार्क्टिक टूर ऑपरेटर्स ने डोंट पैक अ पेस्ट पॉलिसी निकाली थी, जिसका मतलब यह है कि हमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक को भी एंटार्क्टिका पर ले जाना अलाउड नहीं है। मतलब आपके कपड़े, जूते, लगेज सब कुछ को स्टेरिलाइज करना होगा एंटार्क्टिका की जमीन पर कदम रखने से पहले, और एंटार्क्टिका की जमीन से अपने शिप में कदम रखने से पहले वहां पर अपने घुटनों पर तक बैठना अलाउड नहीं है। सो अगर वहां पर आपको बर्फ में लेटकर मस्त स्नो फेरी बनाना है, अगर ये आपके बकेट लिस्ट में है तो ये चीज भूल जाओ। वहां पर आप यूरिन को भी जमीन पर डंप नहीं कर सकते। इनफैक्ट सभी लोग अपनी पी को बॉटल्स में या यूरिन बैग्स में भरकर वापस शिप पर लेकर आते हैं। टूर ऑपरेटर्स भी सिर्फ टूरिस्ट को शोर्स और कुछ नजदीकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस ही दिखाकर वापस शिप्स में ले आते हैं। एंटार्क्टिका के इंटीरियर रीजन्स में कोई नहीं लेकर जाता, वहां पर घुसने का सोचना भी मत। और साउथ पोल तक जा पाना तो किसी कॉमन इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। वहां पर इतने रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए है क्योंकि एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम एक बहुत ही फ्रैजाइल और सेंसिटिव इकोसिस्टम है। इस छोटे से इकोसिस्टम में अगर गलती से भी कोई फॉरेन पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो ये यहाँ के लोकल एनिमल्स और लिविंग स्पीशीज को अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें अनइनवाइटेड म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। 2024 के ही बीबीसी के एक इंटरव्यू में एंटार्क्टिक इकोलॉजिस्ट डायना बर्गस्ट्रॉम ने यह बताया कि एंटार्क्टिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड्स पर ऑलरेडी कुछ फॉरेन वायरसेस के स्पीशीज पहुंच भी चुके हैं और एक खास तरह का एवियन फ्लू भी सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स पर फैलने लग गया है, जिससे सील्स और बर्ड्स बीमार गिर रहे हैं। A deadly bird flu has spread to the region. Several hundred penguins have been killed, and samples of 2 penguins confirmed the spread of the avian influenza virus. क्योंकि एंटार्क्टिका में सभी इकोसिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है, एक छोटी सी भी गलती वहां पर एक बटरफ्लाई या डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, जिससे अंत में वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे और आधी दुनिया डूब सकती है। इसीलिए इसे टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा जाता है और साइंटिस्ट वांट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। प्लस एंटार्क्टिका क्योंकि करोड़ों सालों से जमा पड़ा है और बर्फ हर किसी चीज को फ्रीज कर देता है, इसके मोटे परमाफ्रॉस्ट लेयर्स के बीच साइंटिस्ट 100% श्योर है कई अननोन एंशिएंट वायरसेस के स्पीशीज जमे पड़े हो सकते हैं। इन वायरसेस को ज़ॉम्बी वायरसेस भी कहा जाता है, और अगर ये परमाफ्रॉस्ट, ये बर्फ मेल्ट हो, ये कई किस्म के जानवरों को इन्फेक्ट करके म्यूटेशंस और बीमारियां कॉज कर सकते हैं। हालांकि अब तक जो भी वायरसेस हमें मिले हैं, जैसे 2014 में मिला ये पिथो वायरस साइबेरिकम, एक 30,000 साल प्राचीन वायरस है जो हमें साइबेरिया में मिला था, और जस्ट हाल ही में 2023 में हमें मिला पैंडोरा वायरस येडोमा, एक 48,500 ईयर्स पुराना वायरस। ये मोस्टली एमीबास को ही इन्फेक्ट करते हैं, बट एंटार्क्टिक परमाफ्रॉस्ट में हजारों, इवन लाखों ऐसे वायरसेस हो सकते हैं
जिनमें से कुछ नॉर्मल जानवर और इंसानों को भी इफेक्ट कर सकते होंगे। यार हिमालय का एक एग्जाम्पल ले लो, जो एंटार्क्टिका के मुकाबले कितनी छोटी जगह घेरता है। वहीं पर हमें आज तक 1700 नए वायरस के स्पीशीज बर्फ में दबे हुए मिले थे, और इसीलिए हमें हर हाल में एंटार्क्टिका को पॉलिटिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर ही रखना है। आज एक कॉमन इंसान एंटार्क्टिका तक पहुंच तो सकता है, पर वहां पर जी नहीं सकता। शायद ये प्रकृति का अपना तरीका है हमसे कहने का कि तुम यहां पर मेहमान हो, मालिक नहीं। There is no permanent population. एंटार्क्टिका एक मंजिल नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। There is no horizon. No shadows. यहां पर सिर्फ वही टिकता है जो प्रकृति से लड़ता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बहना सीखता है, क्योंकि ये जगह इंसान की हिम्मत नहीं, उसकी हद की असली परीक्षा लेती है। There is only एंटार्क्टिका तक पहुंचने से कहीं ज्यादा मुश्किल है एंटार्क्टिका को जीत कर दिखाना, क्योंकि ये कोई जमीन नहीं, ये एक जुनून है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकारता है जो यहाँ पर रहने के लिए खुद को भी भूलने के लिए तैयार है। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।